Good morning, students. I am Kalpana Prajapat, and today in this video we will cover second part, or we can say the final part of chapter 1, nature and purpose of business. सो इसमें हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है बिजनेस फंक्शंस एट एंटरप्राइज लेवल. सेकंड classification of business activities. Third is objectives of business. Fourth, business risk. Fifth, nature and causes of business risk. Sixth, basic factors to be considered while starting a business. तो बिजनेस जैसे कि हमने लास्ट हमारे पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि बिज़नेस हमारा होता क्या है. तो बिज़नेस होता है कोई भी ऑक्यूपेशन, किसी भी काम को अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, उसके अंदर हम लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं और हमारा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हम उसको क्या कहते हैं, उन सब जो ये साइकिल होती है उस पूरी साइकिल को हम बिज़नेस कहते हैं. अब बिज़नेस जो होते हैं, बिज़नेस में हम टू टाइप्स की एक्टिविटीज़ करते हैं. फर्स्ट इंडस्ट्री, हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं बिज़नेस को, एक तो इंडस्ट्री में और एक कॉमर्स में. अब फर्दर हम इंडस्ट्री को कैटेगराइज कर सकते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री. अब प्राइमरी ये हम पूरा फर्दर डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. प्राइमरी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक. सेकेंडरी में भी 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, मैन्युफैक्चरिंग जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है और कंस्ट्रक्शन करना. मैन्युफैक्चरिंग को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 4 पार्ट्स में, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग. और नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ कॉमर्स. जो कॉमर्स होते हैं वो 2 टाइप्स की होती है, उसमें होती है ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड में होता है हमारा इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल में आते हैं हमारे होलसेल ट्रेड, रिटेल. और एक्सटर्नल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट करना. और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग एट्सेट्रा. तो अब हम इन्हें डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट है हमारा बिजनेस फंक्शंस एट एंटरप्राइज लेवल. तो हमारे जो बिजनेस फंक्शन जो होते हैं वो होते क्या हैं, क्या होते हैं बिजनेस के फंक्शन. तो बिजनेस फंक्शन में इंक्लूड बहुत सारी चीज़ें, वाइड वैरायटी जो हमारी जो होती है वो वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो परफॉर्म बाय मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस एंटरप्राइज होता है जब बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सारे मिलके किसी काम को कर रही हैं, तो वो बिजनेस एंटरप्राइज होती है. जैसे कि मान लो कि मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, साथ में मैं जिस मार्केट में काम कर रही हूँ वहाँ पे और लोगों का भी कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग मटेरियल का बिज़नेस है. तो हम सब मिला के एक एंटरप्राइज को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. हम अपना रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं. अब इसके अंदर जो ये एंटरप्राइज होती है यानी ग्रुप के लेवल पे ये कैसे करते हैं, इनके मेजर ये 4 फंक्शंस करते हैं. फर्स्ट है हमारा फाइनेंसिंग. एंटरप्राइज चाहे हम किसी भी चीज़ की एंटरप्राइज हो, हमारी क्लोथिंग की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, किसी भी चीज़ की हो, उसके अंदर 4 मेजर फंक्शंस होते हैं. एक तो होता है हमारा फाइनेंसिंग, कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी उसके अंदर डे टू डे डीलिंग करने के लिए. सेकंड इज़ प्रोडक्शन, कि हम प्रोडक्शन किस चीज़ का कर रहे हैं, हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या हम किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. थर्ड आता है हमारा मार्केटिंग. अगर मान लो कि मेरी कोई ट्रांसपोर्ट का मेरा बिज़नेस है, अब उस ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में मैं दिल्ली से गोवा तक मैंने अपनी बसेस चला रखी हैं, तो खाली वो मेरे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी कि मेरा ये बिज़नेस है, इस नाम से है और मैं क्या करती हूँ, मेरा बसेस प्रोवाइड कराती हूँ. तो मुझे उसकी इंटरनेट पे मार्केटिंग करनी पड़ेगी और फर्दर एडवर्टीज़मेंट करने पड़ेंगे. ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी.
अब फोर्थ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब कोई भी बिजनेस एक सिंगल पर्सन नहीं कर पाता। अगर उसका लेवल वो हायर लेवल पे कर रहा है तो उसे इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जो उसका फर्दर क्या करे, उसको एंटरप्राइज को चलाने में, स्मूथली रन करने में उसमें हेल्प करे। जैसे कि अब हमें लीगल एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है, उसके अंदर हमें सीए की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, लोगों की सेल्स के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमारे कि बिज़नेस का लेवल कितना है, किस लेवल पे हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो उस इन सब चीज़ों की हमारे मेजर फंक्शंस ये तीनों, ये चार के चार हमारे मेजर फंक्शंस होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि फर्म क्या होती है। एक सिंगल यूनिट, अगर मेरी एक जो बिस्किट बनाने की जो मेरी अगर एक मैंने बिस्किट बनाना स्टार्ट किया है, अगर मैं सिंगल यूनिट है मेरी, तो मैं उसको फर्म कहूँगी। फर्म क्या होता है, कोई भी एक कंपनी जो क्या कर रही है, कोई भी बिजनेस जिसके अंदर सिंगल यूनिट अगर स्टार्ट हो रही है। अगर मैंने अपना एक ठेले पे, अगर मैंने छोले कुलचे बेचना, या मैंने कोई भी किसी भी एक सोप बनाई है, कुछ भी बनाया है, अगर वो एक सिंगल यूनिट में कर रही हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसके प्राइस इंक्रीज़ कर सकती हूँ, अपने अकॉर्डिंग उसके प्राइस में हर चीज़ में रख सकती हूँ। लेकिन इंडस्ट्री क्या होती है, जब सारी इंडस्ट्री जितनी भी फर्म्स हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं, जो उस सिमिलर एक्टिविटीज़ को कर रही होती है। अगर मान लो मैंने एक बिस्किट का बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वो फर्म, मैंने उसका रेट रखा, जैसे कि एक पैकेट का रेट रखा मैंने 25 रुपीज़, तो वो मेरी मर्ज़ी के ऊपर है फर्म। लेकिन अगर इंडस्ट्री, अगर मैं उस इंडस्ट्री में आ गई कि मैंने देखा कि कंपटीशन करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कहते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट अगर मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिजनेस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर आएंगी। इंडस्ट्री में ग्रुप बना लेना फर्म्स का। अब जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। जो भी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होती हैं, जो कनेक्ट होती हैं, जिसके अंदर हम रिसोर्सेज जो होती है हमारी यूज़फुल गुड्स में, हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अगर मेरे पास मान लो मैं कॉटन है, मैंने कॉटन ली, जो कॉटन का मैं, अगर मैं टेक्सटाइल का बिज़नेस कर रही हूँ तो मैंने कॉटन लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी कि मैं किसानों से कॉटन मैंने परचेज़ करी। उस परचेज़ करने के बाद मैंने क्या किया, उसको मशीनों से कन्वर्ट किया, उसको क्लोथिंग में बनाया, उसमें थोड़ा कलर डाल के उसके कलर ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाएगी। अब जो एक्टिविटी करने के लिए हमें मैकेनिकल अप्लायंसेस की और टेक्निकल स्किल्स की भी ज़रूरत होती है। अब ऐसे नहीं कि बातों से काम हो जाएगा, बात काम करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और हमें स्किल्स भी चाहिए, हमें अप्लायंसेस भी चाहिए कि अगर मुझे उस क्लोथिंग को क्या करना है, डाई करना है, तो मेरे पास वो प्रॉपर मशीन होनी चाहिए, वो सारे अरेंजमेंट होने चाहिए। तो एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं इसके अंदर रिलेटेड होती हैं प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो इसके अंदर जो होती है ना इंडस्ट्री में, ज़्यादातर हम जो एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, गुड्स के प्रोसेसिंग से रिलेटेड होती है कि फर्दर उसे कैसे प्रोसेस करना है। कि अगर मेरे पास एक क्लोथिंग आ गई है, तो मुझे उसे ड्रेसेस में कन्वर्ट करना है, फिर तो ये इसके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग होती रहती है। अब है ये ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। ब्रीडिंग और रेजिंग ऑफ एनिमल्स कि मैंने पोल्ट्री फार्म खोल लिया अपना, अब मुझे उनका रेजिंग करनी है, क्या कहते हैं, तो इन सब चीज़ों में भी हमारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अब जो इंडस्ट्री होती है ना, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, जो है हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, हमारी 3 कैटेगरी होती हैं। अब हम प्राइमरी कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। अब प्राइमरी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये सारे इंडस्ट्री जो रिलेटेड होती हैं
एक्सट्रैक्शन, इसके अंदर हम चीज़ों का एक्सट्रैक्शन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन करना या प्रोडक्शन करना नेचुरल रिसोर्सेज को, कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमें उसका एक्सट्रैक्शन करना है। अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं फार्मिंग कर रही हूँ, मैं कृषि कर रही हूँ, ठीक है, या मैंने अपनी एनिमल्स में मिल्क का प्रोडक्शन कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें कि हम और या यहाँ पे फर्दर मैंने किसी चीज़ की, जैसे मैंने फ्लावर्स की फार्मिंग शुरू कर दी, ये सारी चीज़ें प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एक होती है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव, और दूसरी, अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में होता है हमारा एक्सट्रैक्ट करना और ड्रॉ आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स को ड्रॉ आउट करना है, निकालना है। जैसे कि मैंने कृषि करी, ठीक है, अब मैं फार्मिंग करूँगी तो मैंने सॉइल में से वो जो प्रोडक्शन किया ना उसके अंदर मेहनत कर करके, या मैंने माइनिंग करी है, माइनिंग में कोयले को निकाला, कोयल को निकाला है, जो नीचे से ये सारी चीज़ें इसमें आ गई, हंटिंग करना, फिशिंग करना, ये सारी। और ये जो इंडस्ट्री होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ये सप्लाई करती है रॉ मटेरियल मोस्टली सॉइल प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पे इसके अंदर जो रॉ मटेरियल जो होता है ना वो फर्दर सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। जैसे अगर मैंने कोई क्रॉप की प्रोडक्शन करी है, ठीक है, मैंने अनियंस की प्रोडक्शन करी है, फार्मिंग करी है, या फिर मैंने मेरी पोल्ट्री फार्मिंग है, तो मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ, एग का कलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें आती है, या मीट का प्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब प्रोडक्ट जो होते हैं इन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर इंडस्ट्री। जो जिन चीज़ों का यहाँ पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उनको फर्दर यूज़ के लिए ये एक तरह से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। अगर मैंने यहाँ पे कॉटन का, जैसे मैंने आपको कॉटन का भी एग्जांपल दिया था, कि अगर यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है प्राइमरी इंडस्ट्री में, कि जो फार्मर है वो कॉटन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, फार्मिंग कर रहे हैं, तो मैं इस चीज़ का फर्दर यूज़ कहाँ करूँगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसका क्लोथिंग बनाने के लिए, ठीक है। जैसे माइनिंग से माइन से हमने क्या निकाले, कोयल निकाला, और ये जितने भी होते हैं हमारे, ये सारे जैसे ये निकाले हैं हमने, बॉक्साइट, कोयल, और ये फर्दर डायमंड, गोल्ड, और इन सब चीज़ों को हम, ये फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर हम इन सब चीज़ों को इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब आती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है ये फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में और कंस्ट्रक्शन में। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री होती क्या है, जो भी हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या किया है, प्रोडक्शन किया है, उसका अब वो प्रोडक्शन अब ऐसे ही थोड़ी ना रहेगा, अब कॉटन ऐसे ही थोड़ी ना रहेगी, अब हमें क्लोथिंग चाहिए, या ये जितने भी, या हमने जैसे मान लो प्राइमरी इंडस्ट्री में अगर हमने एनिमल्स का हमने ब्रीडिंग, एनिमल्स ब्रीडिंग के ऊपर करा है, तो अब मुझे वूल का, मैंने एनिमल की स्किन से वहाँ से क्या ली, एनिमल की स्किन से वूल ली, तो अब यहाँ से वूल का ट्रांसफॉर्मेशन होना कलरिंग में, ये सारी क्या हो गई, ये सब चीज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री में हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनल चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है उनको फाइनल कंजप्शन के लिए, कि हमें कि जो हमारा जो रॉ मटेरियल है हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि जो कंज्यूमर हमारा है फाइनल उसे कंज्यूम कर ले। अब इसके अंदर है जैसे माइनिंग ऑफ आयरन ओर की माइनिंग करना, आयरन ओर निकालना वो प्राइमरी है, और उस आयरन ओर से स्टील बनाना वो हमारा सेकेंडरी है। अब मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग में हम को भी फर्दर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल में आता है कि इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं और सेपरेट करते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब जैसे ऑयल रिफाइनरी है, अब ऑयल हम निकालेंगे तो उसके अंदर हम
इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं कि इस ऑयल में हम क्या किस किस चीज़ का हमें प्रोडक्शन की, जैसे कि अब ऑयल रिफाइनरी में आप लगा लो कि हमने जो मस्टर्ड ऑयल है, अब मस्टर्ड ऑयल के जो सीड्स हैं, अब वहाँ यहाँ से हमने ऑयल रिफाइनरी करी, उसका ऑयल निकाला। अब जो उसके जो बाकी जो फर्दर उसका जो बच गया रिमेनिंग पार्ट है, हम उसका भी फर्दर यूज़ करेंगे। या आजकल जैसे एलोवेरा बहुत ट्रेंड में है, अब एलोवेरा का प्रोडक्शन तो हमने प्राइमरी में किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एलोवेरा से हमने उसका जूस बनाया, अब हमने उसकी क्रीम बनाई, ये सब किया। तो हम इसके अंदर चीज़ों को सेपरेट और एनालाइज करते हैं। अब बी है हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल में क्या करते हैं, जो अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं उसको हम मिला के एक नया प्रोडक्ट का फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि सीमेंट हो गया, अब हमारा सीमेंट भी ऐसे ही बनता है कि अलग अलग जो चीज़ें हैं उनका हमने मिलाया, अलग अलग चीज़ों का कंबाइन करके हमने सीमेंट बना दिया। या जैसे मैंने आपको बताया था कि आप और कौन से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि किचन में ही ले लो आप। किचन में अगर आप कोई कुकिंग कर रहे हो, तो अगर बहुत सारी वेजेस बच गई हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसे मिक्स वेज बना सकते हो। तो ये जस्ट एग्जांपल। तो ये आ गया हमारा सिंथेटिकल में। अब है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड गुड्स। अब इसके अंदर जो प्रोसेसिंग में क्या होता है, हमें फिनिश गुड्स का जो हमें प्रोडक्शन करना है, उसको फाइनल स्टेज तक लेके जाना है। तो इसके अंदर अलग अलग स्टेजेस से उसको होकर गुजरना पड़ता है। जैसे अब हमने स्टील जो किया, स्टील जो जैसे दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कर ली स्टील की। अब स्टील से हम क्या करेंगे, यूटेंसिल्स बनाएंगे, अलग अलग यूटेंसिल्स का प्रोसेसिंग होना, तो ये सारी प्रोसेसिंग में आ जाती है। शुगर है, पेपर है, स्टील यूटेंसिल्स हैं, ये सब इसमें आ गए। अब डी है हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जब हम असेंबलिंग डिफरेंट कंपोनेंट, अब डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है ना उनको हम असेंबल करते हैं, उनको हम इकट्ठा करके और नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप जैसे टीवी, कार, कंप्यूटर एट्सेट्रा, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे सिंथेटिकल और असेंबलिंग में। सिंथेटिकल और असेंबलिंग में डिफरेंस क्या है, सिंथेटिकल में हम कंबाइन करते हैं अलग अलग चीज़ों को एक नया प्रोडक्शन का डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन असेंबलिंग में क्या करते हैं, हम सिर्फ उन्हें इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये एक तरह से सिमिलर ही है। अब यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि अब हमें कोई भी चीज़, जैसे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, डैम है, ब्रिजेस बनाना, रोड बनाना, टनल, कैनाल, ये अब कोई भी अगर हमें स्टार्टअप करना है, इंडस्ट्री लगानी है, तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए, बिल्डिंग्स भी चाहिए जहाँ पे पूरा सेटअप हो, डैम्स चाहिए हमें, रोड चाहिए, टनल चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये भी हमारी सेकेंडरी में ही आती है। इसके बिना हम अपना जो प्रोसेसिंग है, हमारा जो सेटअप है, वो जब सेटअप ही नहीं होगा तो आप काम करोगे कैसे, आप प्रोडक्शन करोगे कैसे। इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर स्किल्स जो होती है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंजीनियर्स ही होते हैं जो ये बिल्डिंग का डिज़ाइनिंग करना, रोड, टनल, इन सब को करवाते हैं। अब है हमारा टर्शरी इंडस्ट्री। अब टर्शरी इंडस्ट्री जो होती है, हम इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और आज के डेट में जो टर्शरी इंडस्ट्री, जो सर्विस सेक्टर है, वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर किसी की लाइफ में। अब ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती हैं, या इन एक्टिविटीज़ को या ट्रेड को स्मूथली रन करने के लिए, इन सब चीज़ों में टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एज बिजनेस। और बल्कि अगर हम एज बिजनेस एक्टिविटीज़, दीज मे बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स बिजनेस। और अब हम इसको अब एक कॉमर्स जो पार्ट है बिजनेस का, हम स्पेशली इसको हम उस कैटेगरी में भी अब हम यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे आपने देखे होंगे
कॉल सेंटर हैं, हमारी एमएनसीज हैं, और ये जितनी भी जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब ये टर्शरी सेक्टर में आता था। लेकिन आजकल हम इसको फर्दर हमने इसकी एक ब्रांच बना दी है, कॉमर्स। तो कॉमर्स में ये सारी चीज़ें अब इंक्लूड हो गई हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स क्या होता है। तो कॉमर्स में आती हैं सारी ऑल दोज एक्टिविटीज़। जैसे हमने स्टार्टिंग में टेबल देखी थी, बिजनेस को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था टू चीज़ों में। एक थी हमारी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है, हमारी ग्रुप ऑफ फर्म होती है। और अब सेकंड है हमारा कॉमर्स। जो कॉमर्स होता है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी, जितनी भी एक्टिविटी हमारे गुड्स और सर्विसेज के फ्री फ्लो के लिए ज़रूरी है, वो हमारी कॉमर्स में आती है। अब हमने ये देखो, अब हमने गुड्स का प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन जब तक वो कंज्यूमर तक जाएगा नहीं कंजप्शन के लिए, तब तक हम उस गुड्स का यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें कॉमर्स की नीड होती है। जितनी भी ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द, जो हमारी चैलेंजेस है, जो हमारे हिंड्रेंसेस है, जो रुकावटें हैं, इन सब चीज़ों को कौन दूर करता है, हमारा कॉमर्स दूर करती है। अब कॉमर्स जो होता है, इसके अंदर हमारी ये एफ यानी हमारी 6 जो चीज़ें होती हैं, ये अगर मान लो, देखो मेरा बिजनेस है सोप बनाने का। अब मैंने क्या किया, सोप का जो या कोलगेट है, टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट मैंने बना लिया, लेकिन अब मुझे हिंड्रेंसेस जो है, इन सब हिंड्रेंसेस को, या कोई भी प्रोडक्शन हो, अब कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हमें इन सब कॉमर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अब हमारी जो हिंड्रेंसेस है और ये आगे हमारी कॉमर्स उनको कैसे क्या करते हैं, रिमूव करती है। अब पर्सन की अब मुझे हिंड्रेंसेस है कि अब पर्सन की मुझे इसको रिमूव करेगा ट्रेड। अब मुझे लोगों तक पहुंचाना है सामान अपना। अब वो कैसे मैं पहुंचाऊं, मैंने प्रोडक्शन कर लिया, मेरे पास पूरे स्टोरेज है, ठीक है, लेकिन अब मुझे प्रोडक्शन के लिए पर्सन तक पहुंचाना है। तो उसमें हमारा जो ट्रेड होता है, ट्रेड में हम बाय करना, सेल करना गुड्स का, तो ये सब हमारी कॉमर्स हेल्प करता है ट्रेड के मीडियम से। प्लेस। अब प्लेस जो है, प्लेस का अब मुझे स्पेसिफिक मान लो कि मेरी इंडस्ट्री है हरियाणा में और मुझे केरल पहुंचाना सामान, ठीक है, मेरे जो कंज्यूमर है वो केरल में भी हैं। तो अब उसके लिए प्लेस वहाँ तक पहुंचाना, तो ये कैसे हेल्प करेगा मुझे, ट्रांसपोर्ट मेरी हेल्प करेगा वहाँ तक सामान पहुंचाने के लिए। अब टाइम है, अब मैंने प्रोडक्शन एक लेवल पे कर लिया, ज़्यादा लेवल पे कर लिया, अब वो सारा एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, क्या कहते हैं, एक दिन में तो सेल हो नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, स्टोरेज हो। तो अब उससे टाइम बीइंग कि मेरा जो भी सामान है वो सेफ रहे, तो उसके लिए मुझे स्टोरेज और वेयर, जो कॉमर्स क्या प्रोवाइड कराएगा हमें, स्टोरेज की फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़। अब डी है हमारा रिस्क। अब रिस्क तो होगा कि मैंने इतने लेवल पे प्रोडक्शन किया है, कहीं मेरा थेफ्ट ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले, कहीं कोई नेचुरल डिज़ास्टर ना आ जाए, कोई लॉस बाय फायर ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों से हमें इंश्योरेंस हमारी हेल्प करता है कि हम उन चीज़ों का, गुड्स का हमने इंश्योरेंस करा लिया, हमने थेफ्ट के लिए इंश्योरेंस करा लिया, तो अगर कोई मिस हैपनिंग होगी तो कॉमर्स हमारी कैसे हेल्प करेगा, इंश्योरेंस की हेल्प से। अब है हमारा ई फाइनेंस। अब फाइनेंस अगर मुझे लेवल पे प्रोडक्शन करना है तो इतना तो किसी के पास नहीं होता। जितनी बड़ी बड़ी आप इंडस्ट्रीज़ देखोगे, उन सब के पास भी इतना पैसा नहीं होता। तो हमें क्या कर चाहिए होती है, बैंकिंग और फाइनेंस चाहिए होता है, ठीक है। जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, ये हमारी हेल्प करते हैं, जिससे जैसे गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज़ बताती है कि आपको इतने % पे लोन मिलेगा, आप एक बार स्टार्टअप करो। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये कॉमर्स हमारी हेल्प करता है इसमें। अब है इंफॉर्मेशन। अब मुझे कोई इंफॉर्मेशन, अब मैंने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन अब मुझे उसको एडवर्टीज़मेंट करनी है, या मुझे खुद ही कुछ प्रोडक्शन करने के लिए कुछ
नॉलेज चाहिए, तो मुझे कैसे मिलेगी? वो एडवर्टीजमेंट से मिलेगी। ठीक है, पूरा प्रॉपर उसका जो जो हमने प्रोड्यूस किया है, जो प्रोडक्शन किया है, लोगों को कैसे पता चलेगा? एडवर्टीजमेंट करने से पता चलेगा। तो उसमें भी कौन हेल्प करेगा? हमारी कॉमर्स हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट जो होता है, जो कॉमर्स होता है, वो इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। कॉमर्स में टू टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है? बाय करना और सेल करना गुड्स को। इसके अंदर गुड्स को हम बाय और सेल करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेड में आएगा। कि अब जो ट्रेड होता है, अब हमारा इसके अंदर ट्रेड में दो चीज़ें होती हैं, एक तो है इंटरनल बाउंड्रीज में ट्रेड करना और एक्सटर्नल। अब इंटरनल और होम ट्रेड, हम इसको कैसे इसका मतलब होता है जब हमारी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं कंट्री की, अब इंडिया की जो बाउंड्रीज है विद इन आवर कंट्री, जो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्री जो हमारे मैप में है, उसके अंदर हम जितना भी ट्रेड करेंगे, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, उधर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, जितनी भी हमारी बाउंड्रीज हैं उसके अंदर, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये हर कंट्री के लिए यही मेथड एप्लीकेबल होते हैं। तो जब हम इसे होम ट्रेड भी कहते हैं। तो इसके अंदर इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल और होम ट्रेड कहते हैं, जो हम विद इन द बाउंड्रीज करते हैं कंट्री। अब इसके अंदर हम दो टाइप के करते हैं, होलसेल और रिटेल। होलसेल ट्रेड में यानी कि बल्क में कोई चीज़ों का सेल परचेज करना। अब रिटेल तो आप रिटेल में फिर फर्दर रिटेलर्स को देना, जिससे कि कंज्यूमर रिटेलर से खरीद सके। जैसे हम देखते हैं हमारे घर के पास जितनी भी शॉप्स हैं, ये छोटी छोटी, ये रिटेलर ही हैं, हम सीधा वहाँ से सामान लाते हैं अपने कंजम्पशन के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा बी ट्रेड का, इसको एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। अब जब हम अपनी दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी जब हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फॉरेन में आ जाता है। तो ये बाउंड्रीज जो क्या हो गया हमारी, सिर्फ हमारी देश की बाउंड्री में नहीं रहा, ये फर्दर फॉरेन कंट्रीज़ में भी हो गया। अब इम्पोर्ट है, बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज़, जब हम बाहर की कंट्रीज से कुछ सामान मंगवाते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडिया है, अब हमें मान लो कि जैसे अभी हमने, हमारे देश ने क्या किया है, रफेल खरीदे हैं, ठीक है, और ये जितने भी आर्म्स हैं हमारे, जो आर्मी को जो चाहिए इक्विपमेंट हैं, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम दूसरी कंट्री से मंगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फॉरेन ट्रेड होगा। एक्सपोर्ट करना, सेलिंग टू अदर कंट्रीज, जब हम अपना सामान दूसरी कंट्रीज़ को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो तो हमें क्या मिलेगा? उसके में बदले पैसे मिलेंगे। ऐसे इंपोर्ट करते हैं तो हमें देने पड़ते हैं पैसे, करेंसी देनी पड़ती है, डील करते हैं करेंसी में। और अब है हमारा एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या होता है? इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट। मान लो कि मैंने यूएस से प्रोडक्शन किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट में मैंने क्या किए? इंपोर्ट किया मैंने आर्म्स का, ठीक है, आर्म्स का मैंने इंपोर्ट किया, मैंने गन्स या ये जितनी भी इसको छोड़ो, जैसे मैंने चीज़ का इंपोर्ट किया यूएस से। अब मैंने क्या किया फिर? उस चीज़ को मैंने नेपाल में क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो एंट्री पोर्ट हो गया। जब हमने क्या किया? ये प्रोडक्शन तो हमारे देश ने नहीं किया था ना, लेकिन हमने क्या किया? दूसरे देश से इंपोर्ट करके और उसको फिर फर्दर किसी और देश में एक्सपोर्ट कर देना। तो ये जो बीच का जो मार्जिन होगा, वही हमारी क्या हो जाती है? इनकम। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस में बिना प्रॉफिट के कुछ नहीं होता। उसका मेन मोटिव क्या होता है? कि रेगुलर एक्टिविटी करना और क्या करना? प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करना, लोगों की नीड को फुलफिल करके। अब है हमारा ये आपने पढ़ लिया ट्रेड। तो अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? एक्टिविटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स।
कि जो एक्टिविटीज़ हमारी सेल और परचेज में हेल्प करती हैं। ट्रेड में था कि बाय और सेल करना गुड्स को, कि बाय करना है और सेल करना है, बस अपने विद इन आवर बाउंड्रीज करना है या फॉरेन में करना है। लेकिन ये बाय करना कैसे है, अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो अब उस चीज़ में जो हेल्प करता है वो हमारा होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के मीडियम से, बैंकिंग, अगर मुझे क्या चाहिए, बैंकिंग और फाइनेंस चाहिए, कि मुझे कुछ इंपोर्ट करना है तो मुझे फिर नीड होगी फाइनेंस की, या इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, एडवर्टीजमेंट है, कि वेयर हाउसिंग जैसे मुझे फॉरेन कंट्री में करना है, तो मुझे जो मेरा जो गुड्स हैं मुझे उसको रखना पड़ेगा मीनवाइल। तो अब उस टाइम पे जो हमें क्या करिए, वेयर हाउसिंग की नीड होगी। एडवर्टीजमेंट है, कि अभी आप अपने देश में भी देखते हो कि इतने सारे एडवर्टीजमेंट देख के आप क्या करते हो, चीज़ों को खरीदते हो। ऐसी अगर हमें उसका एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा, जैसे कि अभी जो गेम आया है, ठीक है, फौजी, जो फौजी गेम है वो उसका भी क्या कहते हैं, अक्षय कुमार और ये सारे क्या कर रहे हैं उसका, या कोई भी चीज़ आप ले लो, उसकी एडवर्टीजमेंट करना बहुत कंपलसरी हो जाता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो इसमें कौन हेल्प करता है, हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और ये सारे किसके पार्ट हैं, ये कॉमर्स के पार्ट हैं। और अब आता है हमारा बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर, कि मार्केट स्टैंड में, मार्केट में खड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखोगे रोज़ बहुत निंडस बिजनेस स्टार्ट होते हैं और वो 1-2 हफ्ते में बंद हो जाते हैं। या आप अपने घर के पास भी देखते हो कि किसी ने शॉप खोली है, कोई किसी भी नई चीज़ की, ठीक है, बेकरी खोली है, क्लोथिंग की खोली है, या किसी भी बिल्डिंग मटेरियल है, कोई भी चीज़ है, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी। तो जब तक आप अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले, वहाँ पे हर चीज़ में कंपटीशन होता है, जब तक आप अपनी क्वालिटी नहीं बढ़ाओगे तो आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके पास आएँ और आपसे सामान खरीदें, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट में हर बिजनेस का जो मोटिव होता है, मार्केट में स्टैंड करके रहना, लॉन्ग टर्म तक सब स्टैंड करके रहना चाहते हैं। प्रॉफिट सबको अर्न करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ अगर 20 रुपए की मिल रही है और आप उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, आप उसको सोचो कि 60 में मैं बेचूंगा, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर कंज्यूमर है वो भी सारी चीज़ों का एनालाइज करता है, वो देखता है कि वही चीज़ अगर उसे 30 में मिल रही है तो आपसे 60 में क्यों खरीदेगा। तो हमें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन प्रॉफिट कैसे कमाना है, उसके अंदर हमें लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करना उसके लिए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो तो आपको मार्केट में स्टैंड करने के लिए आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अब इनोवेशन, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको इनोवेटिव बनना ही पड़ेगा मार्केट में स्टैंड करने के लिए। प्रोडक्टिविटी आपकी चीज़ों की होनी चाहिए। अब है फिज़िकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि अब फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ऑब्जेक्टिव भी बहुत मेन होता है, कि मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं स्टार्टअप के लिए, लेकिन मेरे पास क्या फाइनेंस नहीं है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि मैं फाइनेंस कैसे लूँ, मैं डिबेंचर होल्डर से शेयर्स इशू करूँगी, डिबेंचर होल्डर से लूँगी, शेयर क्या क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। प्रॉफिट का अर्न करना तो है ही मेन रोल। अब है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। अब मैनेजर की सिर्फ एक इंसान से बिजनेस नहीं चलेगा, अगर वो हायर लेवल का है
तो उसके अंदर मैनेजर की परफॉर्मेंस की आपका मैनेजमेंट कैसा है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैनेजर की परफॉर्मेंस और उसका डेवलपमेंट, अपनी इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेके चलना है। लीडरशिप की क्वालिटी, वर्क परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड कि लोगों का की परफॉर्मेंस, उनको बूस्टअप देना बहुत ज़रूरी होता है लोगों को, ठीक है, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें काम देना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना, ठीक है, एक ह्यूमन एटीट्यूड लेके चलना, बेनिफिट्स देना, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना। ये सब चीज़ें अगर सेटिस्फेक्शन लोगों को मिल रहा है तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का फुलफिल होगा, आप लॉन्ग टर्म तक स्टैंड कर पाओगे। अब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये सोसाइटी ही आपको सब कुछ दे रही है, ठीक है, तो आपको सोसाइटी के लिए काम करना पड़ेगा। आप उनको एक्सप्लॉइट करने के बारे में ना सोचें, लोगों की नीड को फुलफ़िल करें, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, लेकिन लोगों को हार्म ना करें। आपको लोगों के लिए क्या कहते हैं, जैसे आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसके अंदर आपको लोगों के लिए उनकी एजुकेशन में उनकी हेल्प करनी है। आपको कुछ ना अपनी एज अ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मेन इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। हर किसी को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी पड़ती है, क्योंकि आप जो भी रिसोर्सेज का आप यूज़ कर रहे हो वो आपके अकेले की नहीं है, वो पूरी सोसाइटी की रिसोर्सेज हैं। आप जो रोड का यूज़ कर रहे हो, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो पोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशन के लिए और लोगों के लिए अपनानी पड़ेगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब है बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क जो होता है वो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, उसके अंदर रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको, जब तक आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आपको अगर कुछ करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब जो बिजनेस का रिस्क होता है वो पॉसिबिलिटी होती है ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस। तो अब बिजनेस में हम लेके पॉजिटिव वे में चलते हैं, लेकिन हमें दोनों कॉइन्स को देखना पड़ता है कि स्टार्टिंग इसलिए उस लेवल की करनी होती है। मान लो कि अगर मैं बिना रिस्क के कुछ नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड है कि मैंने अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी मैं मार्केट में स्टैंड नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड है, मेरी तरफ से वो 100% है, लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट कुछ हो रहा है, तो मुझे उनके लेवल पे सोचना पड़ेगा, उससे हायर लेवल पे सोचना पड़ेगा। तो जो रिस्क होते हैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सब चीज़ अनसर्टेन होती हैं, लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर, नेचर के ऊपर सब डिपेंड करता है। तो जो रिस्क होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है हमारा स्पेक्यूलेटिव और एक होता है हमारा प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क होता है जिसके अंदर जिसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि हमें या तो गेन होगा या लॉस होगा। क्योंकि फ्लक्चुएशन ऐसा क्यों है, जैसे कि मान लो कि मैंने कुछ चीज़ स्टार्टअप करी है, ठीक है, मैंने जैसे नूडल्स का स्टार्टअप किया है, ठीक है, कि माना कि जो मार्केट में और जो फर्दर जो नूडल्स हैं वो बहुत डिमांड में है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, कुछ नए फ्लेवर की नूडल्स लेके आते हैं। तो अब ये क्या है, मुझे स्पेक्यूलेशन उसके बारे में पहले ही है कि लोगों के माइंड में पहले ही लोगों को जो एक जो ब्रांड की क्या हो गई है, जैसे मैगी है, अब मैगी की क्या है, एक ब्रांड वैल्यू है, लोगों की टेस्ट वैल्यू है। तो अब मैं उसके कंपटीशन में कोई नई नूडल लेके आऊँगी तो मुझे पॉसिबिलिटी है कि या तो मुझे लॉस होगा या मुझे गेन होगा, ठीक है। अब क्योंकि अब होती है फ्लक्चुएशंस आती है डिमांड एंड सप्लाई में। अब जैसे मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने वुलन क्लोथिंग का किया, अब मैंने, लेकिन जो मैंने प्रोडक्शन कर लिया अब लोगों को वो डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहे,
अब जो डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो रही है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ले कर दी मैंने, लेकिन डिमांड है ही नहीं मार्केट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, सस्ते दाम में बेचना पड़ेगा, उसके मुझे प्राइस कम करने पड़ेंगे। या अचानक से क्या हो जाए, चेंज हो जाए फैशन में चेंज हो गया, लोगों के टेस्ट में चेंज हो गया, या प्राइस का तो आ ही गया कि अब कि मेरे कॉम्पिटिटर ने प्राइस चेंज कर दिए। ठीक है, जैसे जियो का हुआ था, पहले नेट कितना महंगा था, लेकिन जैसे जियो मार्केट में आया तो अब उनके कॉम्पिटिटर को भी क्या करने पड़े, प्राइस को कम करना पड़ा मार्केट में स्टैंड रहने के लिए। तो ये भी क्या है, रिस्क है, अनएक्सपेक्टेड रिस्क है। अब प्योर रिस्क होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। स्पेक्यूलेटिव में है कि हमें रहता है कि या तो गेन होगा या लॉस होगा, लेकिन प्योर में होता है कि हमें पक्का पता है लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, या तो लॉस होगा या नहीं होगा। ठीक है, गेन वाली बात ही नहीं है इसमें। अब जैसे अब थेफ्ट हो गया, अब तो या फिर स्ट्राइक कर दिया, अनएक्सपेक्टेड है, फायर लग गई, ये भी अनएक्सपेक्टेड। अब मैंने सोचा तो नहीं था कि फायर लगेगी, या अचानक से सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया। अब ये सब क्या है, हमारे प्योर रिस्क हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसलिए आजकल सब इंश्योरेंस लेके रखते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का कोई सर्टेनिटी है ही नहीं। अब नेचर ऑफ रिस्क, अब नेचर कैसा होता है बिजनेस रिस्क का, अब इसके अंदर आती है क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, कोई भी चीज़ हमें पता ही नहीं है। अब ये लेकिन बिजनेस करना है तो ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तो ये असेंशियल पार्ट होता है हमारा। अब है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, कि आपका नेचर, बिजनेस का नेचर कैसा है, आपका साइज कैसा है बिजनेस का, वो भी डिपेंड करेगा। अगर हायर लेवल का है तो आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो कितने, उनका लेवल कितना ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, वो उनको लॉस होता है तो इतना लॉस होता है कि वो सब कुछ उनका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारा प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, लेकिन रिस्क नहीं लोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको प्रॉफिट कमाना है। तो अब आ गए हमारे बिजनेस रिस्क के क्या क्या कोजेज़ हैं। अब बिजनेस रिस्क में हमारे कोजेज़ हैं नेचुरल हो गया, अर्थक्वेक, फेमाइन, सुनामी आ गया, या मैन मेड कह दिया। मैन मेड में मतलब डिसऑनेस्ट है। ठीक है, कि काम जो हमने जो रखे हुए हैं एम्प्लॉय वो डिसऑनेस्ट हैं, वो थेफ्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे सामान लेके जा रहे हैं। या केयरलेसनेस है कि मशीन चल रही है तो चलने दो और ऐसे ही चले गए। ठीक है, स्ट्राइक कर लेते हैं या रॉइट्स हो जाते हैं। इनएफिशिएंसी है, जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट है। इकोनॉमिक आ गया कि कंपटीशन है, प्राइस, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हमारी। ठीक है, पहले जैसे आपने देखा होगा टाइपराइटर होते थे, लेकिन जैसे कीबोर्ड आया तो टाइपराइटर की मार्केट बिल्कुल डाउन चली गई, कि हमने मान लो टाइपराइटर की भी बहुत सारी मशीनें खरीद ली, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि टाइपिंग टेस्ट होने लगे कीबोर्ड पे, तो मुझे तो बहुत नुकसान हो गया। ठीक है, अब है अदर कोसेस में हो गया पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, मैकेनिकल। पॉलिटिकल में आप ये देखो कि कौन सी पार्टी रूलिंग पार्टी कैसी है, आपके रिलेशन, ये सब बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब मैकेनिकल फेलियर हो जाए, ठीक है, अब इसके अंदर है जैसे बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर है, या जो हमारी एक्सचेंज रेट है। अगर हम फ़ॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें हमारी जो फ़ॉरेन करेंसी, जो हमारी जो करेंसीज हैं, 6 करेंसी, यूरो, डॉलर, यानी इन सब चीज़ों में हमें ये चाहिए होता है, और हमारे रुपए की वैल्यू डाउन चली गई। ठीक है, या एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आ गई हमारी, तो ये भी अदर कोर्सेज है जो अनएक्सपेक्टेड है कि क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें जो डीलिंग करनी पड़ती है, हमें फ़ॉरेन करेंसी, जो ऑथराइज्ड फ़ॉरेन करेंसी है, फ़ॉरेन बैंक ने जो कर रखी है, उसी में डीलिंग होती है हमारी। अब है हमारे अब बेसिक फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल स्टार्टिंग अ बिज़नेस, कि अब मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो मुझे ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिज़नेस, कि मैं किस
चीज़ का बिजनेस करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मुझे वो देखना पड़ेगा कि अब मैंने देखा कि मुझे मान लो बिजनेस करना है बुक्स का, ठीक है, कि मैंने कहा कि मुझे बुक्स का बिजनेस करना है, कि लोगों तक जो हमारी हर टाइप की जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड करानी है, इवन उनके घर पे भी प्रोवाइड करानी है ऑनलाइन से। अब मुझे साइज ऑफ फॉर्म, अब मुझे साइज़ देखना पड़ेगा कि मुझे प्रिंटिंग करनी है कि किस लेवल का साइज में आगे लेवल कि किस साइज क्या है हमारी फर्म का, छोटे लेवल के बड़े लेवल के, कि मैं खुद प्रिंटिंग करना चाह रही हूँ। प्रिंटिंग करूँगी तो भाई मुझे और भी ज़्यादा हाई लेवल का करना पड़ेगा बिजनेस, या फिर मैं बस क्या कर रही हूँ कि दूसरों से क्या कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, मतलब रीसेल के लिए परचेज कर रही हूँ। तो वो साइज पे डिपेंड करेगा। हमारी चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप हम कौन सी लेना चाह रहे हैं, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप है हमारी, पार्टनरशिप लेना चाह रहे हैं, या हम कंपनी लेना चाह रहे हैं, जॉइंट वेंचर है, क्या है हमारी, वो हमारी ओनरशिप डिपेंड करेगी। लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी जगह हम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है। अब है फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग बहुत बड़ा रोल करती है कि मैं जिस लेवल पे मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ उस लेवल के अकॉर्डिंग मुझे फाइनेंसिंग चाहिए, कि मेरे पास खुद के कितने पैसे हैं, और बाकी मुझे कितना लोन लेना पड़ेगा, या मैं शेयर इशू कर दूँ, मैं डिबेंचर होल्डर के लिए डिबेंचर इशू करूँ, ये सब मैटर करता है। अब है फिज़िकल फैसिलिटी, कि फ़िज़िकल फैसिलिटी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वाटर फैसिलिटी क्या है, ये सब। अब आ गया हमारा 7th है हमारा कि प्लांट लेआउट। अब जो प्लांट लेआउट होता है इसके अंदर हम देखते हैं कि फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट नीडेड टू मैन्युफैक्चर, कि इसके अंदर आता है हमारा कि जो फिज़िकल अरेंजमेंट करना, कि हमारी जो मशीन और इक्विपमेंट, अब मान लो कि मुझे प्रिंटिंग करनी है तो मुझे प्रिंटिंग की मशीन चाहिए, तो वो प्लांट लेआउट में आएगा, ठीक है। वो मैटर करता है कि मुझे वो मशीन इजीली अवेलेबल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ठीक है। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स होना बहुत ज़रूरी है, जिनका जो अपना 100% देने को तैयार हैं, ठीक है। अब टैक्स की प्लानिंग करना भी बहुत मेजर है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन देखना, टैक्स देखना कि टैक्स कितना लगेगा क्या नहीं लगेगा, किस चीज़ों पे लगेगा, वो पूरी प्लानिंग के लिए सीए को अपॉइंट करना, लॉयर्स को अपॉइंट करना, ये सब है। अब लॉन्चिंग द एंटरप्राइज, अब जो एंटरप्राइज को लॉन्च कर रहे हैं, अब हमें उसमें बहुत सारी चीज़ों का देखना पड़ता है कि हमें उसका नाम क्या रखना है, ठीक है, कि ब्रांडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो अब हमने ये सारा हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम देख लेते हैं इस टेबल को। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बिजनेस में हम क्लासीफाई कर देते हैं उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री में हमारी तीनों इंडस्ट्री थी, और कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो हेल्प करता है, और टर्शरी और कॉमर्स में क्या है, टर्शरी इंडस्ट्री को ही आजकल हम कॉमर्स से रिलेशन करते हैं, क्योंकि इसको हम डिवाइड करते हैं फर्दर। सर्विस सेक्टर होता है टर्शरी इंडस्ट्री, और वो सर्विसेज अब हम कॉमर्स में देने लगे हैं, एक हमने इसकी अलग ब्रांच बना दी है, ठीक है। कि होप यू गाइस कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस सीरीज़ में हम अपना जो 11th की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट करेंगे, तो फर्दर अब आपको मेरे लेक्चर्स रोज़ प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू एंड इन्जॉय योर डे एंड, और आप ये याद रखें कि जो भी आपको ये करना है ना, आपको बिल्कुल क्या कैसे करना है, एक स्टोरी के अकॉर्डिंग। अगर आप बिज़नेस बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप स्टोरी के अकॉर्डिंग चीज़ों को, प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ों को याद रखोगे, रिलेट करके पढ़ोगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू, चलो बाय।